वेलकम टू अवर चैनल क्लास इन नॉलेज। और आज हम आपके सामने बताने जा रहे हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ क्लास 12 चैप्टर 9 शासक इतिवृत्त और मुगल दरबार। यह टर्म टू सीबीएसई के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री के लिए, और ये हमारे इस चैप्टर की दूसरा पार्ट है और इसका पहला पार्ट हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं आप। तो चलिए शुरू करते हैं। मुगल शाही परिवार एक जटिल संस्था थी, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। मुगल शाही परिवार एक जटिल संस्था थी, ऐसा हम इसे बहुत कारणों से कह सकते हैं। मुगल शाही परिवार में कई तरह के लोग आते थे जो इसे जटिल बनाते हैं, जैसे पत्नियां, उपपत्नियां और उनके नज़दीकी वह दूर के रिश्तेदार एवं गुलाम होते थे। उस समय मुगल दरबार की घरेलू दुनिया, जिसे शाही परिवार कहा जाता को हरम कहा जाता था, जिसका फारसी में अर्थ होता था पवित्र स्थान। शाही परिवार में पत्नियां मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती थी, जिसमें पहला प्रकार है बेगम। मुगल परिवार में शाही परिवार जाने वाली स्त्रियों को बेगम कहा जाता था। बेसिकली हम उन्हें उन रानियों को कह सकते हैं जो शाही परिवार से बिलोंग करती थी, उन्हें हम बेगम कह सकते हैं। और दूसरी प्रकार की थी अगहा, वह स्त्रियां जो शाही परिवार से संबंधित नहीं थी। वह पत्नियां कह सकते हैं हम जो ये सामान्य परिवार से आती थी। मेहर दहेज शाही परिवार से अत्यधिक मात्रा में आता था, इसलिए अगहा की तुलना में बेगम को उच्च स्थान प्राप्त था। ये कह सकते हैं जो ज़्यादा दहेज देता था वह बेगम में शामिल हो जाता, जो कम देता वह अगहा वह में शामिल हो जाता था। और तीसरा हम कह सकते हैं अगाचा, यह राजा की उपपत्नियां हुआ करती थी। इनका स्थान सबसे निम्न होता था। राजा इन्हें मासिक भत्ता तथा अपने दर्जे के हिसाब से उपहार देता था। अगाचा हम बेसिकली उन्हें कह सकते हैं, ये शब्द थोड़ा गंदा होगा पर आपको समझाने के लिए सही रहेगा, इन्हें हम रखैल कह सकते हैं। तो चलिए अगले पॉइंट पर आते हैं। मुगल परिवार में अनेक दास एवं दासियां होते थे। यह सभी प्रकार के कार्य में निपुण थे। गुलाम, हिजड़े, जिन्हें ये ख्वाजा सर जिन्हें कहते हैं। परिवार के अंदर और बाहर के जीवन में रक्षक, नौकर और व्यापार, ये रक्षक और नौकर होते थे, और व्यापार में दिलचस्पी लेने वाली महिलाओं के एजेंट भी होते थे। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। मुगल साम्राज्य में शाही परिवार की स्त्रियों द्वारा निभाई गई भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। उत्तर: मुगल दरबार में महिलाओं की स्थिति सशक्त थी, क्योंकि नूरजहां के बाद मुगल रानी और राजकुमार रियो ने महत्वपूर्ण वित्तीय स्रोतों पर नियंत्रण रखना शुरू कर दिया था। मुगल परिवार की महत्वपूर्ण स्त्रियां जहां आरा और रोशन आरा, यह शाहजहां की पुत्रियां थीं, जो कि ऊंचे शाही मनसबदारों के समान वार्षिक आय प्राप्त करती थी। अतः वित्तीय संसाधनों पर नियंत्रण ने मुगल परिवार की महत्वपूर्ण स्त्रियों को इमारत एवं बागों के निर्माण का भी अधिकार प्राप्त करा दिया था। जहां आरा को सूरत बंदरगाह नगर, जो कि विदेश व्यापार का केंद्र था, वहां से राजस्व प्राप्त होता था। शाहजहानाबाद, जिसे वर्तमान में हम दिल्ली कहते हैं, में स्थित चांदनी चौक की रूपरेखा जहां आरा ने तैयार की थी। गुलबदन बेगम, यह बाबर की बेटी थी और हुमायूं की बहन। यह तुर्की एवं फारसी भाषा की ज्ञाता थी। इन्होंने ही हुमायूं नामा की रचना की थी, जिससे हमें मुगलों की घरेलू दुनिया की एक झलक मिलती है। तो यहाँ पे हमारा दूसरा क्वेश्चन भी खत्म होता हुआ, अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मुगल शासनकाल में जेसुइट धर्म प्रचारकों के बारे में व्याख्या कीजिए। ये थोड़ा गलत हो गया, व्याख्या है वह। उत्तर: यूरोप को भारत के बारे में जानकारी जेसुइट धर्म प्रचारकों के विवरणों से हुई, जो कि अपने धर्म का प्रचार करने भारत आए थे। अकबर ईसाई धर्म के विषय में जानने के लिए बहुत उत्सुक था। उसने जेसुइट पादरियों को आमंत्रित करने के लिए एक दूतमंडल गोवा भेजा। पहला जेसुइट शिष्टमंडल फतेहपुर सीकरी के मुगल दरबार में 1580 में पहुंचा और यह वहां लगभग 2 वर्ष रहे। लाहौर के मुगल दरबार में 2 और शिष्यमंडल 1591 और 1595 में भेजे गए। अकबर सिंहासन के काफ़ी नज़दीक जेसुइट लोगों को स्थान दिया गया। धार्मिक ज्ञान के लिए अकबर की तलाश फतेहपुर सीकरी के इबादत खाने में विद्वान मुस्लिम, हिंदू, जैन, पारसी और ईसाइयों के बीच अंतर धर्मीय विवादों को जन्म दिया। सुलेह कुल की नीति क्या थी? अपने शब्दों में व्याख्या कीजिए। उत्तर: मुगल इतिवृत्तों के अनुसार मुगल साम्राज्य में हिंदुओं, मुसलमानों और जैनों जैसे अनेक धार्मिक समुदायों में बटा हुआ था। राज्य में बादशाह इन सभी धार्मिक संगठनों से ऊपर होता था।
कोई समस्या आने पर बादशाह इन सभी धार्मिक समूहों के बीच मध्यस्थता करता था ताकि न्याय एवं शांति बनी रहे। राज्य के अंदर सभी को अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता थी, किंतु उसकी एक शर्त थी कि वे राज्य सत्ता को क्षति नहीं पहुंचाएंगे अथवा आपस में नहीं लड़ेंगे। इसी नीति को सुलह कुल की नीति कही गई। इसी नीति के तहत 1563 में ईस्वी में अकबर ने तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया एवं 1564 में जजिया कर को भी समाप्त कर दिया। इसमें हम अतिरिक्त पॉइंट ये भी जोड़ सकते हैं कि मुगल शासकों ने अनेक धर्म के राज्यों के राजाओं से वैवाहिक संबंध बनाए। उदाहरण स्वरूप जोधा अकबर आपने नाम सुना होगा, अकबर ने जोधा से शादी की थी, तो वह इसमें हम इंक्लूड कर सकते हैं। मनसबदारी व्यवस्था का वर्णन कीजिए। मनसबदारी एक व्यवस्था थी जिसकी शुरुआत राजा अकबर ने की थी। इसमें लोगों के पद पोस्ट का पता चलता था। पद दो चीज़ों से तय होते थे। एक जात, जिसकी जात ज़्यादा होती थी उसका वेतन उतना ही ज़्यादा होता था। दूसरा सवार यह सूचित करता था कि उसकी सेवा में कितने घुड़सवार रखने अपेक्षित थे। ऐसा अधिकारी जिसकी जात 1000 से ऊपर होती थी वह अभिजात वर्ग में शामिल हो जाता था। वह सैन्य अभियान में अपनी सेनाओं के साथ भाग लेते थे तथा प्रांतों में साम्राज्य के अधिकारी योग के रूप में भी कार्य करते थे, जो मनसबदार अभिजात वर्ग में शामिल हो जाते थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर फुल वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल क्लासिक नॉलेज। और आप और भी ज़्यादा नॉलेज बढ़ाने के लिए हमारे चैनल देख सकते हैं। हम ये और नॉलेजेबल वीडियो डालेंगे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।